हेलो एवरीवन। आज हम कुछ बेसिक सीखेंगे सी लैंग्वेज के कि कैसे सी लैंग्वेज काम करती है। तो सी लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसमें इसको लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। ये जैसे हमने कंप्यूटर से कुछ कोई टास्क करवाना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं कि कंप्यूटर को ये टास्क करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है कि वो कैसे काम करेगा, उसका कैसे फ़्लो, कोड फ्लो कैसे होएगा। तो व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये भी एक लैंग्वेज है। वैसे ही सी इज़ अ लैंग्वेज सिमिलर, जिसमें हम कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना होता है तो हम इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। जैसे हर लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में इज़, एम, आर, बुक, एनीथिंग, वो सब कीवर्ड्स हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज के भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैसे काम करना है उसमें। जैसे अभी मैं सबसे पहली लाइन लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच। इसका क्या मतलब है, ये सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड लिखा है, ये क्या कह रहा है कि ये कंपाइलर को बता रहा है कि हमने ये फ़ाइल इंक्लूड करनी है। अब ये फ़ाइल क्या है, ये फ़ाइल का नाम स्टीरियो डॉट एच, इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस फाइल को का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये होता है, जैसे सी लैंग्वेज है, उसकी एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी फाइल्स पड़ी हैं, उनके बेसिक ऑपरेशंस करने के लिए सारी फाइल्स पड़ी हैं जो हमको इंक्लूड करनी पड़ती हैं अपने प्रोग्राम में। तो STDIO का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब हमने अगर इनपुट वगैरह लेनी है यूज़र से या आउटपुट देनी है स्क्रीन पर, तो उसके बेसिक फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें ये फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में। इसका क्या यूज़ है, ये जैसे हमने कुछ स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट करना है, कोई वैल्यू दिखानी है या यूज़र से कुछ इनपुट लेनी है, तो हमें ये फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। अब जैसे हमने कुछ ग्राफिक्स रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए हमें अलग से फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। या हमने मैथ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन निकालने हैं मैथ के, उसके लिए हमें मैथ डॉट एच फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो ये था बेसिक ऑफ लैंग्वेज। हैश इंक्लूड क्या बता रहा है, हैश मीन्स ये होती है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। ये क्या होता है, जब प्रोसेसर को ये स्टेटमेंट मिलती है तो वो उसको कंपाइल करने से पहले ही इंक्लूड कर लेता है। अब ये जैसे मैंने दूसरी लाइन लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच। इसका क्या मतलब है कि अब हम ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क भी कर सकते हैं। हम जो ग्राफिक्स के जो भी हमने जैसे कुछ भी ड्रॉ करना है वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक कि ये हैश इंक्लूड मैं बता रहा था। हैश जहाँ पे आता है तो वो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हो जाती है। तो वो प्रोसेसर को सॉरी वो कंपाइलर उस समझ आता है कि हमें कंपाइल करने से पहले इस लाइन में जो लिखा है उसको इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम में। जैसे हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच लिखा है तो उसने उस फाइल को अपने प्रोग्राम में पहले ही इंक्लूड कर लिया, कंपाइल करने से पहले ही। ठीक है, ऐसे ही हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच को भी वो इंक्लूड करेगा जब उसको कंपाइल करना होगा। ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन आएगी, जैसे अब इसमें मैं मैथ डॉट एच को भी इंक्लूड कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या है, ये मेन फंक्शन है, एक सी लैंग्वेज का मेन फंक्शन है। आपने चाहे 100 लाइन का कोड लिखा है, 2000 लाइन का कोड लिख दिया, चाहे 4 लाइनों का कोड लिखा है, लेकिन कंपाइलर प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद अपने पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन को सर्च करेगा और वहाँ से वो कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है मेन, तो वो मेन को ही सर्च करेगा। अब इसमें जो वॉइड लिखा है उसको भी हम इग्नोर करते हैं, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसमें हमने इसको कर्ली ब्रेसिस में इंक्लूड करना है। वॉइड मेन के बाद हमने जो दो ब्रेसिस लगाई हैं, ब्रैकेट्स लगाई हैं, वो डिफाइन करते हैं कि ये एक फंक्शन का नाम है। और उसके नीचे जो ब्रेसिस हैं वो बता रही हैं कि ये फंक्शन की
लेंथ है, इसके अंदर अंदर हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, इसका सारा डिटेल में इसको लिखेंगे कि ये क्या क्या टास्क करेगा। सो बेसिकली फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है, एक सिंपल टास्क है जो हमने उससे करवाना है, उस प्रोग्राम में करना है, ठीक है ना, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। अब मैं आपको, अब जैसे हमने यूज़र को कुछ मैसेज दिखाना है, ठीक है ना, अब या उससे कुछ इनपुट लेनी है, तो हम जो इनपुट लेनी है हमने यूज़र से, अब उसको जो प्रोग्राम होता है वो याद तो रख नहीं सकता, उसको किसी चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा। उस चीज़ को स्टोर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी इन द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम में कभी भी कुछ भी चेंज होती रहेगी, तो उसको इसकी वजह से उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम फंक्शन में ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि हम, ये हमारी वेरिएबल की टाइप है, ये उसका नाम है, और उसको हमने इस प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो जब भी हमने इनपुट लेनी होगी तो हम फंक्शन से उस वेट कर फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो वेट करता है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ इंट, उसके बाद ये होगी उसकी टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम जो भी होगी, जैसे मैंने इंट एक्स लिख लिया, तो इसमें इंट क्या है, इंटीजर, यानी कि एक्स उसकी डेटा टाइप होगी, एक्स उसकी टाइप होगी कि वो किस, सॉरी, एक्स उसका नाम हो गया, इंट उसकी डेटा टाइप होगी कि वो कैसा वेरिएबल, कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। अब वो इंट भी हो सकती, इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं हम, डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ये करेक्टर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू जैसे 4, 7, 11, ये अपनी इंटीजर वैल्यू होगी। डेसिमल वैल्यू जो हम पॉइंट वैल्यू कहते हैं, जैसे 4.5, 3.4 एट्सेट्रा। करेक्टर वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने कोई एक करेक्टर स्टोर करना है, जैसे ए को स्टोर करना है, या जेड को स्टोर करना है, या 7 को एज अ करेक्टर स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने ये डबल स्लैश लगाई है, इसका क्या मतलब है, ये बता रहा है कंपाइलर को कि यहाँ पे हमें ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, उसके बाद मैंने डबल स्लैश लगाई है, उसका मतलब है कि अब मैं इस लाइन की डेफिनेशन, मतलब इसकी डिटेल में बता रहा हूँ कि ये लाइन क्या कर रही है। तो कंपाइलर क्या करेगा, हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच को इंक्लूड कर लेगा अपने फंक्शन प्रोग्राम में, उसके बाद उसको जब डबल स्लैश मिलेगी तो वो उसके आगे उस लाइन को इग्नोर कर देगा कि अब ये कमेंट में आ गया है, ये कमेंट में इसको बता रहा है कि ये क्या कर रही है फाइल, या इस लाइन का क्या मतलब है, तो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एज इट इज़ उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो ये होता है कमेंट्स के लिए यूज़ करना। जैसे हमने अपने, ये हमारे फर्दर हमने जैसे दोबारा कोड को देखना पड़ जाए हमें, है ना, उसके लिए यूज़ होता है, ताकि हमें पता हो कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था, इसलिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद इंट एक्स है जो, अब मैं इसका बता रहा हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। डबल स्लैश लगाया मतलब ये कमेंट है, तो इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इस लाइन को, इसको छोड़ देगा, इसको कुछ भी नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसका सिंटेक्स है वेरिएबल टाइप एंड वेरिएबल नेम, दोनों में स्पेस। वेरिएबल टाइप क्या हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है, और करेक्टर वैल्यू हो सकती है। वेरिएबल नेम होगा उसका, जो हम उसको नाम देंगे वो एज इट इज़ यूज़ होता रहेगा। तो वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है, बस इसमें एक कंडीशन होती है कि वेरिएबल नेम है जो, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो स्टार्ट होगा एक अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होएगा, बस ये कंडीशन होती है। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, 3, इंटीजर, फ्लोट एंड कैर। अभी आप देख रहे होगे जैसे मैंने CHA लिखा है तो वो येलो कलर में है, अब जैसे ही मैं इसके आगे R लगा दूंगा वो वाइट हो जाएगा, तो वो सी लैंग्वेज का जो ये आईडी है वो समझ जाएगी कि हमारा कीवर्ड यूज़ हुआ है, तो उसने उसको वाइट कर दिया, ठीक है ना। ये इसके कीवर्ड्स हैं, इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, ये सब इसके कीवर्ड्स हैं, इसलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं इस लैंग्वेज में। अगर किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होएगा इसमें, तो वो उसको कंपाइल नहीं करेगा, उसको एरर बता देगा कंपाइलर, ठीक है ना। तो ये हमारी टाइप्स होगी, इंट एक्स, फ्लोट वाई। इंट एक्स क्या है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, 2, 3, 7 कुछ भी। फ्लोट्स वाई वो 2.0, 3.9 ऐसे वैल्यू स्टोर करेगा। कैर जेड क्या स्टोर करेगा, कुछ भी। ए मतलब उसने सिंगल करेक्टर स्टोर करना है, ए हो सकता है वो अकेला, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक
जैसे हम नंबर 6 को भी स्टोर कर सकते हैं करेक्टर में, वो उसे एज अ करेक्टर ट्रीट करेगा। तो ये हो गई हमारी डेटा टाइप्स। तो उसके बाद अब हम मुझे इसमें जैसे हमने तो एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको ये सिर्फ बताने के लिए इंट फ्लोट और कैरी यूज़ किए हैं। अब मैं करेक्टर जी एंड फ्लोट वाई को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम जस्ट एग्जांपल के लिए इंट एक्स को यूज़ कर रहे हैं कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैसेज दिखाएंगे जिसमें हम यूज़र को कहेंगे कि आपको एंटर एनी नंबर। तो उसके लिए क्या होगा, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, प्रिंट एफ फंक्शन है जो हमने ऊपर इंक्लूड किया फाइल हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, उसका एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मैं तभी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं वो फाइल ऊपर इंक्लूड करूँगा, हेडर फाइल। ठीक है, अगर मैं स्टीरियो डॉट एच को इंक्लूड नहीं करूँगा तो वो प्रिंट एफ फंक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते, वो एरर बता देगा। प्रिंट एफ फंक्शन का क्या यूज़ है, ये क्या बताता है कि हमने कुछ वैल्यू स्क्रीन पे दिखानी है, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है, ये यूज़ करते हैं हम जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है स्क्रीन से। तो इसमें क्या होगा, जब हमने प्रिंट एफ फंक्शन कॉल हुआ, एंटर एन नंबर उसने स्क्रीन पे प्रिंट किया, उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन मिला कंपाइलर को, तो वो तब तक वेट करता रहेगा जब तक उसे कोई इनपुट नहीं मिलेगी यूज़र से। जब तक उसको इनपुट नहीं मिलेगी वो वहीं पे वेट करता रहेगा। वो जब उसको इनपुट मिलेगी उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा। प्रिंट एफ फंक्शन में जैसे हमने लिखा ऊपर डबल कोट्स में लिखते हैं, वो एज अ मैसेज हो जाता है और वो उसको दिखा देते हैं एज इट इज़, उसने डबल कोट्स में जो लिखा है उसको स्क्रीन पे दिखा देगा वो। उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटेक्स लिखते हैं हम। इसको लिखते हैं हम, इसको भी डबल कोट्स में लिखना है, परसेंटेज डी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वो परसेंटेज डी का मतलब है कि हम कहाँ पे परसेंटेज डी है कि हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। परसेंटेज डी कंपाइलर को बता रहा है सिंपल कि यहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कर यूज़र से इनपुट लेनी है। अगर हम परसेंटेज डी लगाए तो वो उसको इंटीजर वैल्यू ही लेगा। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज एफ लगा देते थे तो वो फ्लोट वैल्यू हो जाती। अगर हम परसेंटेज सी लगा देते तो वो करेक्टर वैल्यू हो जाती। ठीक है, तो ये परसेंटेज डी क्या बता रहा है कंपाइलर को कि हम इंटीजर वैल्यू की वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे मूव होंगे। उसके बाद क्या होता है, अब हमने उसको ये तो बता दिया कि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं या फ्लोट वैल्यू। अब हमने उसको ये नहीं ना बताया कि हमने इस वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कॉमा के बाद कि हम इसको किस वैल्यू में स्टोर करने हैं। तो जैसे हमने इंट एक्स ऊपर डिक्लेयर किया था तो उसको उसी टाइम मेमोरी में एक लोकेशन मिल गई थी, एक एड्रेस मिल गया था, जैसे घर का एड्रेस होता है ऐसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जो हमने यहाँ पे एम्परसेंड लगाया, एम्परसेंड एक्स लगाया है, एक्स तो वेरिएबल का नाम हो गया कि हमने उसमें वैल्यू स्टोर करनी है। और एम्परसेंड क्या बता रहा है, कंपाइलर को बता रहा है कि हमने एक्स का जो एड्रेस है जहाँ पे एक्स को मेमोरी मिली है वहाँ पे हमने ये परसेंटेज डी की वैल्यू स्टोर करनी है। तो एम्परसेंड एक्स क्या करेगा, उस कंपाइलर को उसका एड्रेस बता देगा, एक्स का एड्रेस बता देगा। तो हमने एक्स में वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे हम। परसेंटेज जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, मान लो उसने 3.4 एंटर कर दी लेकिन उसको परसेंटेज डी चाहिए तो वो उसकी वैल्यू 3 ही उठाएगा। और एम्परसेंड एक्स क्या है, उसका एड्रेस बता रहा है एक्स वेरिएबल का, तो एक्स के जो एड्रेस होएगा वहाँ पे वो वैल्यू 3 स्टोर कर देगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब एम्परसेंड का मतलब सिर्फ एड्रेस बताना है कंपाइलर को कि वो किस एड्रेस पे हमने स्टोर करनी है। नेक्स्ट, अब हमने इनपुट तो ले लिया, अब उसको हमने प्रिंट करना है। उसको कैसे यूज़ करना है, दोबारा से हम प्रिंट एफ फंक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड। अब जैसे हमने उसमें किया है एंटर एनी नंबर, उसमें हम कोई यूज़र इनपुट नहीं ले रहे हैं, सिंपल जो हमने एक मैसेज दिखा रहे हैं सिंपल। अब हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किसके लिए यूज़ हो रहा है, इंटीजर वैल्यू के लिए, है ना। तो इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पे वो कंपाइलर अपने आप डाल देगा, किसकी वो हम अभी बताएंगे। यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी, परसेंटेज डी में आएगी
इंटीजर वैल्यू कोई, कंपाइलर को पता चल गया कि इंटीजर वैल्यू आएगी, लेकिन वो किस चीज़ की आएगी वो हम बताएंगे, कॉमा एक्स लिख कर बताएंगे इसको। तो वो एक्स की वैल्यू उठाएगा, परसेंटेज डी की जगह वो डाल देगा और वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यू हैव एंटर्ड डैश वैल्यू, जो भी हम एंटर करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कॉमा एक्स एंड क्लोज। तो इसमें क्या होगा, यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या है, जो हमारी एक्स की वैल्यू जो हमने यूज़र से इनपुट करवा के एक्स वेरिएबल में स्टोर की थी, वो हमने एक्स कॉमा एक्स लिखा है। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू उठानी है और परसेंटेज डी की जगह पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, उसको स्टोर कैसे करना है और उसके बाद उसको दिखाना कैसे है। ठीक है, अब हम इसे चला कर देखते हैं, डीबग रन, या आ गया मैसेज एंटर एनी नंबर। अब हम इसमें एंटर करेंगे, लेट्स सपोज हमने 45 एंटर कर दिया, तो और उसके बाद 45 एंटर करने के बाद हमको एंटर प्रेस करना है, तो उसने दिखा दिया यू हैव एंटर्ड 45। 45 कैसे आया, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू यूज़र से इनपुट ली थी और उसको एक्स में स्टोर किया था। एक्स को जब हमने इंट एक्स डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो उसको एक मेमोरी लोकेशन मिल गई। उस मेमोरी लोकेशन में हमने ये स्कैन एफ फंक्शन में हमने बता दिया कि एक्स का जो एड्रेस है उसमें हमने वो वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो ऐसे हो गया वो प्रिंट हो गया हमारा फंक्शन। तो ऐसे हम प्रिंट करते रहेंगे इसको, कैसे प्रिंट करना है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है तो हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी एक्स। अब सपोज करो कि हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठी दिखानी है, तो हम उसको कैसे, अब जैसे एक पहले उसके पहले हम बता दूँ, यू हैव परसेंटेज डी एंटर्ड, हम मैंने ये लाइन लिख दी, तो कंपाइलर को जहाँ भी परसेंटेज डी मिलेगा वो वहाँ पर कॉमे के बाद जो वेरिएबल हमने दिया है, एक्स लिखा है ना, वो वहाँ पे वो पेस्ट कर दे। अब जैसे मैंने दोबारा से 45 एंटर किया, तो उसने मैसेज कर दिया यू हैव 45 एंटर्ड। आप देख सकते हो दोबारा, यू हैव परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में हमने किया था, जो हमने यूज़र की वैल्यू ली थी इनपुट एक्स में स्टोर की थी, वो हमने दिखा दी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल कि हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है और उसको कैसे दिखाना है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे हमने एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स की वैल्यू दिखानी हो, तो हम कैसे करेंगे। जैसे इंट एक्स तो हमने यूज़र से इनपुट करवा लिया, हम एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे उसका नाम लिख लेते हैं हम इंट वाई। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने उसकी वैल्यू कोई भी नहीं दी, जैसे हमने इंट एक्स लिखा था या अब इंट वाई लिख दिया, तो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी। इंटीजर वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगी, डेसिमल वेरिएबल की 0.0 होगी हमेशा, एंड करेक्टर वेरिएबल की हमेशा एम्प्टी होएगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें। अगर हमने x इक्वल टू ज़ीरो लिखा या x सिंपल लिखा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही है, सेम आंसर है दोनों का। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट y। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ हम क्या करेंगे, अब y को कुछ वैल्यू दे रहे हैं हम यहीं पे, यूज़र से इनपुट नहीं करवा रहे, अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं इसे। y इक्वल टू 10, हमने इसमें क्या किया, y को एक वैल्यू असाइन कर दी है, 10 वैल्यू उसको असाइन कर दी है। तो अब हम इसे कैसे प्रिंट करेंगे, यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ y इज़। अब दोबारा से परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दिखाएंगे। जितने वेरिएबल की आपको वैल्यू दिखानी है उतने परसेंटेज डी आएंगे। अगर ये फ्लोट वैल्यू होता तो परसेंटेज एफ़ लिखते हम। ठीक है, जहाँ पे आपको फ्लोट दिखाना है आपने परसेंटेज एफ़ लिखना है, जहाँ पे भी आपने इंटीजर दिखाना है परसेंटेज डी लिखना है। ये एक सिंपल मैसेज था। अब हम लिख लिया यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ परसेंटेज डी, और उसके बाद हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू देनी है एक्स कॉमा वाई की। तो वो कंपाइलर क्या करेगा, परसेंटेज डी जो फर्स्ट पे है उसको फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू देगा, जो सेकंड वेरिएबल है उसको सेकंड परसेंटेज डी पे वैल्यू देगा। तो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, एंटर एनी वैल्यू 23 एंटर की मान लो हमने, तो हमने
यू हैव एंटर 23 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ 10। तो कैसे आया, हमने 23 एंटर करवाया यूज़र से, उसको हमने एक्स में स्टोर कर लिया और वाई की वैल्यू 10 थी जो हमने ऑलरेडी असाइन की थी, तो उसकी वैल्यू उसने एज इट इज़ 10 उठा ली। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे। अब इसमें एक चीज़ और मैटर करती है, ऑर्डर मैटर करता है। जो आपने डबल कोट्स के बाद कॉमा में जो वेरिएबल दिए हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है। अब जैसे मैंने उनका ऑर्डर चेंज किया है, वाई को आगे लिखा है और एक्स को पीछे लिखा है, तो हमने एंटर करवाई वैल्यू 23, तो उसने वैल्यू उल्टी दे दी। पहले 23 एक्स की वैल्यू थी, अब वो 23 वाई की हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी वैल्यू का ऑर्डर चेंज कर दिया, किस ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, जस्ट ये किया है हमने। तो इसलिए ऑर्डर मैटर करेगा कि आपने किस ऑर्डर में वैल्यू दिखानी है, तो वो आएगा एक्स कॉमा वाई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।